जय श्री राम। आज की वीडियो में मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम करने वाले हैं, हमारा चैप्टर नंबर है 14, जनसंख्या हमारा प्रमुख संसाधन। देखो, हम इस बात को समझ लेते हैं। सबसे पहली बात, जनसंख्या का मतलब होता है आबादी। इस चैप्टर को समझाने का मतलब ये है कि मैं आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहता हूँ। साथ ही मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि ये वीडियो एनएस वालों के लिए तो है, साथ ही सीबीएसई या बाकी स्टेट बोर्ड वालों के लिए भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब बात सोशल साइंस की आएगी तो जो अब हमारा चैप्टर है पॉपुलेशन, तो ये कहीं भी होगा, हमारा जो कॉन्सेप्ट सेम रहेगा। तो इस वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। उससे पहले आप नए हैं, चैनल को जल्दी सब्सक्राइब करके लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर करना वीडियो कैसी लगी आपको। तो देखो, मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहली बात, जो हमारा चैप्टर है जनसंख्या हमारा संसाधन, तो उसको समझते हैं। पहली बात, जनसंख्या का मतलब हो गया कि हमारी जो पॉपुलेशन है। जब एक जनसंख्या है तो जनसंख्या क्या असर डालता है, क्या प्रभाव डालता है, उन बातों को समझते हैं। आप जानते हैं कि हमारे देश में बेरोजगारी है। जब बात बेरोजगारी की करते हैं तो बेरोजगारी में आपको ये पता होना चाहिए, बेरोजगारी का सबसे बड़ा कारण क्या है? हमारी बढ़ती हुई जनसंख्या, यानी जरूरत से ज्यादा जो हमारी जनसंख्या है। अब जब ये बेरोजगारी उत्पन्न करती है, इसी तरीके से हमारी चिकित्सा हो गई। चिकित्सा यानी कि जो हम इलाज के लिए जाते तो हम पाते हैं कि हमारे पास उतनी फैसिलिटीज नहीं है हॉस्पिटल में जितनी की मरीज होते हैं। तो वो ज्यादा मरीज हैं, उनके लिए उतना इलाज नहीं हो पा रहा। तो सिंपल सी बात है, पॉपुलेशन। तो अच्छी शिक्षा नहीं मिल पा रही, एजुकेशन नहीं मिल पा रही। तो इसके लिए भी रीजन क्या हो जाता है? ये हमारी बढ़ती हुई जनसंख्या। तो ये जो हमारा चैप्टर है, सबसे पहले आपको दिमाग में ये बिठाना चाहिए कि जो चैप्टर का है वो नाम क्या है। चैप्टर का नाम है ये जनसंख्या हमारा प्रमुख संसाधन। तो ये जो हमारा चैप्टर है, इसमें हम सबसे पहले इसके नाम से ही समझ जाते हैं कि चैप्टर के अंदर क्या हो सकता है। और जिस दिन आपने केवल चैप्टर के नाम से ही आपने समझना चालू कर दिया कि चैप्टर में क्या हो सकता है, तो समझो आपको रटने की जरूरत नहीं है और आपने पढ़ने के सही तरीके को आजमा लिया है और समझ लिया है। क्लियर? और साथ ही मैं आपको एक बात बताऊं कि बीच बीच में हो सकता है वीडियो में कुछ ट्रैफिक की आवाज आ जाए, क्योंकि हमारा ट्यूशन रोड साइड में ही है, जिसकी वजह से ट्रैफिक की आवाज आ सकती है। तो हम आगे बढ़ेंगे और आप क्लास लेना चाहते हो, ज्वाइन करना चाहते हो, तो इस नंबर पे मुझसे आप कांटेक्ट कीजिए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हमने इसके पूरे टॉपिक्स को देखेंगे, समझेंगे इसको। तो सबसे पहली बात यह है कि आज हम पहले पॉइंट को देखते हैं। पहला पॉइंट हमें क्या कह रहा है? आज भारत की आबादी 1 अरब 35 करोड़ से ज्यादा है। आज भारत की आबादी कितनी है? 1 अरब 35 करोड़ से ज्यादा है। और ये जो डिटेल यहाँ पे बताया हुआ है आपको 2018 का जो जनगणना था, ये 2018 की जो डेटा है, ये उसके अकॉर्डिंग बताई गई है। अभी ये जो मैंने आपको जानकारी दिया। अब बात करते हैं क्षेत्रफल। देखो, जब बात क्षेत्रफल की करेंगे तो हमारा देश जो है दुनिया में 7वें नंबर पे आता है। यानी हमारे पास जमीन कितनी है, तो वो 7वें नंबर पर जाता है। तो 2 पॉइंट हमारे क्लियर हो गए हैं, ये पॉइंट और ये पॉइंट। अब चलते हैं हम अगले पॉइंट की तरफ। प्रत्येक 10 वर्ष का मतलब क्या हो जाता है? जो जनगणना है, यानी जिससे हमें पता चलता है कि हमारे देश में कितनी आबादी बढ़ी है, तो उसको समझने के लिए सरकार जो है जनगणना कराती है। जनगणना का जो आधार होता है, यानी टाइम पीरियड की बात करें तो वो 10 साल का होता है। यानी कि 1901 में जनगणना करवाया गया था, तो फिर वो जनगणना 2001 में होगा। तो हम अपने अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। तो प्रत्येक 10 वर्ष के बाद जनगणना होता है 2001 में। 2001 में जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या 102.7 करोड़ थी, हाँ? और जबकि 1901 में जनसंख्या कितनी हो गई? 23.83 करोड़ थी। अब बात करेंगे कि ये जो है 1901 से लेके 2001, यानी 1901 से लेके 2001, इस बीच में जनसंख्या कितनी बढ़ गई? तो अगर हम इसमें कैलकुलेशन निकालेंगे तो ये जनसंख्या हमारी बढ़ जाती है टोटल 4 गुना से भी ज्यादा हो गई। क्योंकि देखो, 1901 में ये है 23.83 करोड़ और यहाँ पे है 2001 में है 102। तो 23 को अगर 4 से गुना करेंगे तो फिर भी आप समझ सकते हैं कि 102 ज्यादा ही बैठेगा। चलिए हम आगे चलते हैं। अब हम इसको आगे देख लेते हैं। ये पॉइंट भी हमारा क्लियर हो गया। नेक्स्ट, भारत की जनसंख्या का 3/4 भाग गांव में निवास करता है। यानी 3/4 भाग का मतलब क्या है, समझिए। 3/4 भाग का मतलब हो जाता है कि अगर मान लेते हैं कि भारत के अंदर 4 लोग हैं, गिनती के 4 लोग, तो 4 में से 3 लोग
कहाँ रहते हैं, ग्रामीण इलाके में रहते हैं, गांव में रहते हैं। पॉइंट समझ गए? चलिए, ये पॉइंट भी हमारा क्लियर हो गया। ये सारे कॉन्सेप्ट मैं आपको इसलिए पढ़ाता हूँ, मैं अपने ट्यूशन में बच्चों को यही समझाता हूँ कि जब तक आप कॉन्सेप्ट को नहीं समझोगे आप अपने चैप्टर में अच्छे नहीं बन सकते। अब मान लो क्या करोगे, क्वेश्चन को रट लोगे, फिर वो रटी हुई चीजें कुछ दिनों में आप भूल जाते हो। अगर आपने पूरे कॉन्सेप्ट को समझ लिया तो फिर ये आपके लिए जो है बहुत इजी रहता है। और ऐसा ही मैं पढ़ाता हूँ क्लास के लिए, आप ज्वाइन कीजिए, नंबर आपके पास है, ज्वाइन कीजिए। चलिए ठीक है, आगे हम अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। इसके आगे आ जाता हमारा नेक्स्ट पॉइंट है लिंग अनुपात। ये लिंग अनुपात का मतलब क्या है समझो। लिंग अनुपात का मतलब हो जाता है यानी कि स्त्री और पुरुष, यानी देश के अंदर स्त्री और पुरुष कितने हैं उसका एक हिसाब किताब निकाला गया है। तो इसका हिसाब किताब क्या है, 1000 पुरुष पे महिलाओं की गिनती की जाती है, यानी 1000 पुरुष हैं तो उसके अनुपात में महिलाएं कितनी होंगी। तो क्या स्थिति है उस पॉइंट को देखते हैं। तो 1000 पुरुषों पर महिलाएं कितनी हैं, 933। जी हाँ, भारत में 1000 पुरुषों पर महिलाएं कितनी हैं, 933। ये पॉइंट हो गया। अब हम अगले चलते हैं। अगला पॉइंट है हमारा आश्रित संख्या। देखो, आश्रित संख्या का मतलब ये हो जाता है यानी भारत की जनसंख्या की ऐसी आबादी, यानी ऐसे लोग जो किसी प्रकार की आर्थिक क्रिया नहीं करते, यानी वो किसी कोई ऐसा कार्य नहीं करते जिससे आय उत्पन्न हो। तो ऐसे लोगों को, इनकी आबादी को आश्रित कहा जाता है। ये किसी दूसरे पे निर्भर है, यानी कि इनका जो खर्चा है, खाना पीना जो है, ये किसी दूसरे की बदौलत होता है, इनका खर्चा कोई और उठाता है। तो ऐसे में कौन आएंगे, बच्चे और दूसरा बूढ़े। समझ रहे हो, बच्चे और बूढ़े। अब बात करेंगे टोटल भारत में बच्चे और बूढ़ों का अनुपात, यही प्रतिशत में निकालेंगे तो कितना निकलेगा, उस पॉइंट को देखते हैं। तो वो जो बच्चे हैं और बूढ़े हैं, इनकी टोटल जो हमारी प्रतिशत में आबादी निकलती है वो निकलती है 43%। यानी भारत की आबादी अगर मान लीजिए टोटल 100 है, फिर से मैं समझा रहा हूं, भारत की आबादी अगर 100 है तो उस 100 में से 43 यानी 43 लोग क्या होंगे, बूढ़े और बच्चे होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, भारत के प्रति वर्ग किलोमीटर में 324 लोग निवास करते हैं। ये जनसंख्या का घनत्व कहलाता है। देखो, घनत्व का मतलब होता है कि अगर मान लो हम लोगों को पूरा फैला देते हैं कि भैया तुम यहाँ पे रह लो, तुम यहाँ पे रह लो, और इस हिसाब से पूरे क्षेत्रफल को अगर देखें, जबकि ऐसा नहीं होता है। जो कॉलोनी है, तो कॉलोनी में तो आप ये देखते हो कि एक मकान के बगल में दूसरा मकान, फिर उसके बगल में तीसरा मकान होता है। लेकिन ये एक समझने का तरीका है कि जनसंख्या का घनत्व का मतलब समझाने का तरीका ये है कि जितनी आबादी है और जितनी जमीन है, अगर उस जमीन के हिसाब से लोगों को अगर हम रहने के लिए बोले कि भैया तुम रहना स्टार्ट करो, तो प्रति वर्ग किलोमीटर यानी 1 किलोमीटर के दायरे में 324 लोग हमारे जो है वो रहते हैं। यानी एक ये हिसाब किताब निकल के आता है, यानी इतना ज्यादा घनत्व है। समझ रहे हो, इतनी आबादी इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है। चलिए अब इसके आगे हम देखते हैं। इसके आगे क्या है हमारा, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति। भारत सरकार ने इस जनसंख्या को देखते हुए, इससे जो बाकायदा जो इससे नुकसान हो रहा है, इन चीजों को समझते हुए इन परेशानियों को दूर करने के लिए परिवार कल्याण योजना के तहत जो है बहुत सारे कार्यक्रम उन्होंने अपने स्टार्ट कर दिए हैं, जिसके तहत क्या होता है, जो प्रजनन और शिशु की देखभाल पे विशेष जोर दिया जा रहा है। साथ ही यहाँ पे आर्थिक विकास किस तरीके से हो, सामाजिक पर्यावरण को नुकसान न पहुंचे, इसलिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है। और साथ में लोगों को इस बातों को समझाने की कोशिश की जा रही है कि हम दो और हमारे दो जैसी योजनाओं को आप अपनाइए, जो कि देश हित में भी है और आपके हित में भी रहेगा, क्योंकि जिससे कि आप अपने बच्चों की अच्छी परवरिश करके उन्हें एक बेहतर इंसान बना सकेंगे। तो आज की वीडियो में मैंने आपको समझाया कि किस प्रकार से जनसंख्या जो है हमारा मुख्य संसाधन बन जाता है, यानी कि ये तो हमारा टॉपिक है, प्रमुख संसाधन हो गया, लेकिन इसमें मैंने आपको ये समझाने की कोशिश की है कि जो चैप्टर है, इस चैप्टर का मेन कॉन्सेप्ट क्या है। तो इस कॉन्सेप्ट को मैंने आपको समझाया है और इसके बाद मैं दावा करता हूँ अब जो आप इस चैप्टर को पढ़ना स्टार्ट करेंगे और ये आपके दिमाग में रहेगा तो आपका चैप्टर बहुत ही इजी हो जाएगा। तो इसी तरीके से डीपली स्टडी के लिए, जिससे आपके अच्छे नंबर आए एग्जाम में और आपका एक बेस बने, जिससे आगे चल के आप कंपटीशन की तैयारी कर सको,
तो आप हमारे ट्यूशन को ज्वाइन कीजिए। अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पे आप मुझसे बात कर सकते हैं। और साथ ही मैं आपको जानकारी दे दूं कि अगर आप कुछ करना चाहते हैं आगे, समझो अगर आप कुछ करना चाहते हो लाइफ में, कुछ कंपटीशन में बैठना चाहते हो, तो आपके लिए जरूरी है कि आप अपने बेस को मजबूत कीजिए। जितना आपका बेस अच्छा होगा, आप आने वाले कंपटीशन को उतना ही बेहतर तरीके से हैंडल कर सकेंगे। आपने इतना टाइम दिया, और नए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। लाइक शेयर कमेंट करने के लिए थैंक यू। तो मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में। टेक केयर, जय हिंद।